चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे। देखिए, क्लास जो 12 है ना, उसके इंग्लिश का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके लेखक महात्मा गांधी है। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमका बनेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाई, मतलब रिटेन बाई मतलब इसके लेखक कौन है। यहाँ देखिएगा महात्मा गांधी, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। सबसे पहली बात है कुछ चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, कल्चर मीन संस्कृति होता है, यानी इसमें दर्शाया गया कि भारतीय संस्कृति शुरू से अलग रही है। यहाँ का लोगों का देवता पर अटूट विश्वास रहा है और यहाँ के लोग सिर्फ प्रेम बांटना जानते हैं, घृणा करना, द्वेष करना यहाँ के लोगों की परंपरा नहीं है। यहाँ के लोग आलसी भी नहीं है। देखो, यहाँ के लोगों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया क्योंकि लोग जानते थे कि अगर मशीनों का आविष्कार कर लेंगे तो सोचो हम लोग आलसी हो जाएंगे। महात्मा गांधी इसी कारण से मशीनों का विरोध कर रहे थे क्योंकि यही मशीन हम इंसानों को क्या बना दिया, आलसी बना दिया। इस चैप्टर में बस इतना बताया गया कि हमारी सभ्यता यही है, हमारी सभ्यता का जो सोच है अलग अलग पूरे देश में फैला हुआ है। आज यदि किसी देश में प्रेम फैला हुआ है ना, तो वो किसके कारण से, भारत की वजह से फैला हुआ है। देखो, कुछ ऐसे देश है जो भारत को गलत मानते हैं, कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो पुरानी परंपरा को अपना कर बैठता है। नहीं, भारत एक ऐसा देश है जो अपनी पुरानी परंपरा को अपनाए बैठा है लेकिन फिर भी आगे जा रहा, बहुत आगे है। यहाँ पुरानी परंपरा मतलब क्या, अपने रीति रिवाज को हम अपनाए हैं भाई। ऐसा नहीं है भारत पिछड़ा हुआ, भारत दुनिया का नंबर क्या शक्तिशाली देश बनते जा रहा है धीरे धीरे। तो भारत पूरी दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक फेमस, यानी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यह देखिएगा, हमारे पूर्वज जो थे ना, मन को कंट्रोल करना सीखा है कि बुआ जो इंसान मन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा। और मन को एक पक्षी के समान माना गया। किसके समान माना गया, इस चैप्टर में मन को पक्षी के समान माना गया। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे पूर्वज कहा करते थे जो इंसान मन को कंट्रोल कर लिया भाई वो बहुत बड़ा इंसान हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो मन को कंट्रोल करना सिखाई गई है। अब देखो, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। पहला क्वेश्चन समझिए ध्यान से, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। बोला है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डॉट डॉट। इसका मतलब सिंपल सोच, लिविंग सिंपल रहन सहन, सिंपल रहन सहन और उच्च सोच किसका आधार है। ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, ये ईरानियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए किसकी जो सोच है, मतलब एकदम सिंपल रहन सहन है। हम भारतीयों की खासियत है, कितनों बड़का आदमी बन जाएगा, सिंपल रहेंगे, एकदम सिंपल। अभी पटना के खान सर इतने बड़े फेमस टीचर है लेकिन फिर भी एकदम सिंपल जैसा रहते हैं। वो हम भारतीय के तो यही निशानी है भाई, कितना बड़ा बन जाएगा ना, एकदम सिंपल रहेंगे, अपने रीति रिवाज में, अपने परिवार में, अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। ठीक है ना। वो कौन सी सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन। बोला कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सिंपल यानी साधारण सा रहन सहन, साधारण जीवन और उच्च सोच किसका आधार है, ये भारतीयों की आधार है। भारत के लोग ऐसे ना, मतलब बड़ी दूर दूर के बारे में सोचा करते हैं। तो ऑप्शन टच कर दीजिएगा कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ वाज रिटेन बाई। कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए, मेरा प्रयोग के साथ विश्वास, इसका हिंदी होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ इज रिटेन बाई। इसके लेखक कौन है? देखो बुआ, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया किताब है। अपने प्रयोग के साथ विश्वास करना इसमें सीखा है कि आप जो भी काम करो विश्वास के साथ करो या मत करो। सीधी सी बात है, विश्वास है तो करो अन्यथा मत करो। चलो यहाँ देखो, तो याद रखना है बस, ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रथ इज रिटेन बाई किनकी रचना है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दिनकर, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग ऑप्शन ए टच कर लेंगे, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, फेरोहस वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। इसका मतलब हो गया कि फेरोस मतलब फिरोज। बताना फिरोज कहाँ के शासक थे, प्राचीन शासक थे। वो इस चीज को समझो ध्यान से। इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। इस चैप्टर में बताया गया कि जो फिरौन है, मतलब फेरोहस उसको बोल सकते हैं, जो फिरौन है वो मिस्र के शासक थे। मिस्र का मतलब सिकंदर का नाम सुने ना, मेसोपोटामिया का नाम सुने ना, वही मिस्र, वही का। तो यहाँ बताया गया कि फिरौन जो शासक था ना, देखो फेरोहस मतलब फिरौन, रूलर ऑफ एंशिएंट, यानी जो फिरोज था वो कहाँ का प्राचीन शासक था, वो था शासक कहाँ का, इजिप्ट। इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र। कहाँ का शासक था, इजिप्ट का मतलब मिस्र का शासक था। तो फेरोहस वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डॉट डॉट, तो इजिप्ट मारिएगा। कई बार क्वेश्चन देता है कि डॉट डॉट वेयर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, यानी बताना है कि मिस्र के प्राचीन शासक कौन थे। तो भाई फिरोज थे, मतलब फिरौन थे। इस चीज को आप दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट। समझिए गिब्बन कहां से संबंधित है, इस चैप्टर में बताया गया। गिब्बन नाम का
एक व्यक्ति है जो किससे संबंधित है, इटली से संबंधित है। वो कहाँ का रहने वाला है, इटली का रहने वाला है, ठीक है ना। तो बोला कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ डॉट डॉट, इटली, ग्रीस, जर्मनी या फ्रांस। कहाँ का, तो इटली का। तो गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ है, यानी गिब्बन कहाँ से संबंधित है, तो भैया इटली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज, ध्यान दीजिएगा, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट, यानी बताना है कि भारतीय सुंदरता क्या है, एक अद्भुत है। अद्भुत का स्पेलिंग होता है इमोवेबल, क्या होता है, इमोवेबल। तो भारतीय सुंदरता रियल में अद्भुत है यार। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भारत से परिचित नहीं या भारत से नहीं सीखा हो। पूरी दुनिया में प्रेम का वर्चस्व स्थापित करने वाला इंडिया है। तो बोला है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज का मतलब हो गया भारतीय सुंदरता यह है कि अद्भुत है। आंसर लगा देंगे इमोवेबल, इमोवेबल का मतलब हो गया अद्भुत, सुंदर, ये लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, बोले कि डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू कहने का मतलब किन को हम लोग नेशन फादर, यानी फादर नेशन, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं, सबको ही जानता है। ऑप्शन टच करिए, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। तो भाई आप राष्ट्रपिता के नाम से चाहे बापू के नाम से किन को जानते हैं, तो वो है महात्मा गांधी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कहने का मतलब है कौन, बताना है कि नेता होते हुए भी एक धार्मिक इंसान था, मतलब धार्मिक नेता तो था, भाई पॉलिटिशियन था, लेकिन स्पिरिचुअल धार्मिक नेता भी माना जाता था। वो कौन इंसान है, वो महात्मा गांधी थे। राजनीति में आए थे, लेकिन वो धर्म का पालन करते थे और धार्मिक थे, सभी लोगों को एक समान मानने का वो काम करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो सभी को एक समान मानकर चलते थे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर थे, डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, मतलब कहने का मतलब कौन नेता होते हुए भी एक धार्मिक नेता थे, वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन टच करेंगे बी, एम के गांधी। ऑप्शन है नेहरू, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, हम लोग टच कर लेंगे एम के गांधी। देखो 8वां क्वेश्चन, द माइंड इज रेस्टलेस द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यहाँ पर समझने वाली बात है, बोले कि द माइंड इज रेस्टलेस का मतलब बेचैन, बताना है कि हमारे शरीर का हमारा जो मन है ना वो बेचैन क्या है। तो हमारे जो पूर्वज थे ना वो बताए कि हमारा मन एक पक्षी है, इसको जो इंसान कंट्रोल करेगा वो बहुत आगे जाएगा, और जो कंट्रोल नहीं करेगा वो मतलब चंचल है भाई, चिड़िया चंचल उड़ते रहती है। तो मन को बर्ड से बताया गया। देखो यहाँ पर द माइंड इज रेस्टलेस डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, कहने का मतलब है कि ये बताना है कि ये मन बेचैन क्या है, जो जिसको जितना अधिक दो उतना अधिक वो चाहती है, जितना सुख दोगे ना उतना अधिक ये सुख चाहती है। तो मन एक पक्षी माना गया है, हमारे पूर्वज इसको माना करते हैं, ठीक है ना। तो द माइंड इज रेस्टलेस डॉट द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसका मतलब यही हो गया कि माइंड एक बेचैन क्या है, जिसको जितना अधिक दोगे उतना अधिक ये और चाहेगी। वांट मीन्स चाहना होता है। तो क्या है, बर्ड है, बर्ड मीन्स पक्षी है। हमारा मन एक पक्षी के समान है, जिसको जितना अधिक सुख देंगे उतना अधिक ये सुख चाहती है, यानी ऑप्शन बी टच कर लेंगे। अब 9वां क्वेश्चन, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, कहने का मतलब एम ऑफ आवर डॉट बताना है कि बलिदान हमारा किसका एक मुख्य उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य रहा था, लक्ष्य रहा था। हमारे ऋषियों का जो था ना एकमात्र उद्देश्य था सिर्फ बलिदान। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी तो सिंपल नेता थे यार, एक गाल पर चमेटा मारता दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा महात्मा गांधी सिंपल है ना हुआ। बलिदानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, अंग्रेज को भगा सकते हैं। इसे महात्मा गांधी ने सीखा, सत्य वचन सत्य वदत, यानी सत्य बोलो और सत्य बोलकर ही ये अंग्रेज भाग सकते हैं, ठीक है ना। महात्मा गांधी का मानना था। तो ऋषि जो थे ना ये मानते थे कि बलिदान ही हमारे लिए सबसे एकमात्र उद्देश्य है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य है। देखो तो सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी बताना है कि ये सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान होता है, सोल का मतलब एकमात्र होता है, एम का मतलब लक्ष्य और का मतलब हमारा। बताना है कि बलिदान हमारा एकमात्र लक्ष्य है, ऐसा किसने कहा था, तो भाई ऋषि मतलब होता है ऋषि। ऑप्शन टच कर लेंगे सी, यानी हमारे ऋषियों ने कहा कि बलिदान ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और इसी से हम बहुत आगे जा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। देखो ऑप्शन ए था फार्मर्स, ऑप्शन बी था फिलोसफर्स, ऑप्शन सी था ऋषि और ऑप्शन डी था साइंटिस्ट। तो भाई हमारे ऋषियों का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि बलिदान ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अब अंतिम क्वेश्चन है, गांधी जी, देखो क्वेश्चन समझो, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डॉट, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डॉट, यानी गांधी जी चंपारण कब गए थे भैया, तो सबको मालूम है 1917 में आते बिहार के चंपारण जिला में, तिनकठिया प्रथा को खत्म करने के लिए, नील की खेती को खत्म करने के लिए, ऐसा महात्मा गांधी यहाँ पर 1917 में आए थे, ठीक है ना। तो गांधी जी वेंट टू चंपारण
इन, कब आए थे चंपारण? 1917 में हो गया। इस चैप्टर के इसी सबसे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे। ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय डॉट डॉट महात्मा गांधी। क्वेश्चन कर सकता है आपका कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रथ इज रिटन बाय डॉट डॉट कौन? महात्मा गांधी। इसके बाद क्वेश्चन कर सकता है आपका कि डॉट डॉट इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन ऑफ, और बापू यानी किनको राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जानते हैं? महात्मा गांधी। या ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि डॉट डॉट वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन एक नेता होते हुए धार्मिक नेता थे? वो थे महात्मा गांधी। तो इसमें से इसी सब के बीच में से आपका जो है ना इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।